हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जो हम लोग अपने भूगोल के चैप्टर्स को कर रहे हैं, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग। ये चैप्टर भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के क्वेश्चन आंसर और भी जो कुछ इसमें आ रहे चैप्टर से रिलेटेड उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते जो मेरे द्वारा सेलेक्टेड है। तो वो प्रश्न है आपके लिए, जो है क्या नाम है, चैप्टर आपके पास है अध्याय 6 है, अध्याय 6 है विनिर्माण उद्योग। तो इसका जो क्वेश्चन सेलेक्टेड है मेरे द्वारा, वो क्वेश्चन है आपके लिए प्रश्न नंबर 1 आपके लिए सिलेक्टेड है। वो प्रश्न नंबर 1, भौतिक कारण, भौतिक कारक बताइए। प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक निम्नलिखित है। उसमें पहला है हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता। तो देखिए अवस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, और उसके बाद हमारे पास अवस्थिति के चयन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कच्चे माल की निकटता है या फिर उपलब्धता है। अगर कच्चा माल उपलब्ध होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। देखिए कच्चा माल की निकटता 2 बातें सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? किसी उत्पादक के कुल उत्पादन लागत में कच्चे माल की लागत का अनुपात कितना है। जाहिर है कि यदि हम जो माल का उत्पादन कर रहे हैं वो कच्चा माल कितनी मात्रा में उस प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, उस उत्पाद में यूज हो रहा है। दूसरा, कच्चे माल का स्वरूप कैसा है, निम्न क्वालिटी का है, उच्च क्वालिटी का है या फिर मध्यम क्वालिटी का है। ये कच्चे माल की उपलब्धता भी किसी भी संसाधन को, किसी भी व्यवसाय को, उद्योग को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग कारक। देखिए दूसरे नंबर पर हमारे पास है परिवहन संपर्क। तो देखिए औद्योगिक स्थिति इस कारक से भी प्रभावित होती है कि कोई विशेष परिवहन या और संचार के साधन द्वारा दूरवर्ती स्थानों से कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि अगर वो परिवहन संपर्क से, परिवहन से या फिर संचार सुविधा से नहीं जुड़ा हुआ है तो जाहिर है कि सूचनाओं का आदान प्रदान में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो संचार के नए साधनों के विकास से कुछ सेवा उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है। कैसा विकेंद्रीकरण हुआ है? परिवहन अधिगम्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार मालों को सुदूर बाजारों तक पहुंचाने दोनों को प्रभावित करता है। तो जाहिर है परिवहन के कारण कोई माल कितनी आसानी से पहुंचना है, क्योंकि अगर परिवहन की सुविधा अच्छी है तो माल आसानी से पहुंचेगा। अगर परिवहन की सुविधा थोड़ी कमज़ोर है या फिर कठिन है तो माल को पहुंचने में बड़ी कठिनाई आएगी। सूचनाओं के द्वारा आदान प्रदान तुरंत जो है प्रोडक्ट का हो जाता है, उत्पाद का हो जाता है कि कितने का है कितने का नहीं है। इस प्रकार से परिवहन संपर्क भी इसको प्रभावित करता है। दूसरा हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए सार्वजनिक तथा निजी निजी क्षेत्रों के बीच, क्षेत्र के उद्योगों के बीच उद्योगों में अंतर स्पष्ट करो। हम दूसरे प्रश्न का आंसर जानते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं? वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है। तो इसमें कौन होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी इसका राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार, दोनों एक ही बात है। किस संगठन के पास होता है? जैसे आपके पास भारतीय रेलवे हो गई, जहाज निर्माण उद्योग हो गया, भिलाई और दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग आदि। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं? वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, अर्थात ये स्वयं इसके मालिकों थे। जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड से संबंधित है, ऐसी बाटा जो जूता आपका आता है। इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बिस्कुट बनाता है तथा जमशेदपुर में टिस्को
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सभी के सभी आपके प्राइवेट सेक्टर के उदाहरण हैं, निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। इन पे गवर्नमेंट का कोई नहीं बल्कि इन पे स्वयं निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है या फिर अधिकार फिर मालिक होता है वो। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन है विद्युत। आधुनिक उद्योग के परिचालन के लिए विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान करता है या फिर उसमें अपना सहयोग करता है। किसी भी उद्योग का उपयुक्त और उचित मात्रा में निर्बाध विद्युत पूर्ति के बिना काम नहीं चलता। निर्बाध का मतलब होता है रुकावट। अगर विद्युत आपकी चल रही है तो आपका काम धंधा जो है ठीक प्रकार से चल रहा है, क्योंकि मशीनें आजकल सभी आधुनिक मशीनें बिजली के द्वारा चल रही हैं। इसीलिए वे क्षेत्र जहां विद्युत की निर्बाध आपूर्ति अर्थात बिना रुकावट के पूर्ति हो रही है तो इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उद्योग धंधे अधिक होते हैं और आकर्षित करते हैं, जिसके कारण जहां विद्युत संसाधन का अभाव है वहां पर कम होते हैं। तो जाहिर है कि जहां पर विद्युत है उस जगह पर जो है क्या नाम है संसाधन आपके ज़्यादा उद्योग धंधे डेवलप होते हैं, क्योंकि विद्युत भी इसका महत्वपूर्ण संसाधन है या फिर कारक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मेरी तरफ से समाप्त हो जाता है। आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर लीजिए। आप सभी केवल पॉइंट को लिख करके 2-3 पॉइंट को लिख करके, जैसे कि आपके पास पॉइंट आपकी बुक्स में दिए हुए कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, अनुकूल जलवायु, केवल इतने पॉइंट लिखने से आपको 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर नहीं मिलेंगे, इतने से केवल आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसी वजह से आपको ये बेहतरीन आंसर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर देना है तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए और बार बार इन क्वेश्चनों को देख करके याद करिए और समझिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट करे हुए 5-6 उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है जो मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन है आपके पास, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़। हमारा तीसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग को भारत की रीढ़ की हड्डी या विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। पहले नंबर पे कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। दूसरे नंबर पर द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाता है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बेरोजगार और गरीबी को दूर करने में सहायक है। राष्ट्रीय धन में वृद्धि करने में सहायक है। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे पर्पज और उद्देश्यों को हमारे पूरा करता है। देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। कृषि
और उद्योग। उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरक है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट करें। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये स्पष्ट रूप से हम लोग आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हमारे पास कृषि उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल, कपास, जूट, गन्ना आदि उत्पादन करता है या फिर उपलब्ध कराता है। उद्योग इसके विपरीत, पहले तो कृषि करवाता है, इसके विपरीत उद्योग क्या करते हैं? किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक देते हैं, कीटनाशक देते हैं, खरपतवार नाशक देते हैं, मशीनें आदि उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हो पाती है। आइए और आगे देखते हैं। उद्योग द्वारा कृषि उत्पादों की मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफ़ी आसान हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि कृषि कुछ उपलब्ध कराती है तो उसके अपोजिट उद्योग भी उसको कुछ उपलब्ध कराते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योग धंधों को कृषि से सारे मटेरियल प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार कृषि में उपज बढ़ाने के लिए, बीजों को अच्छी किस्म के बीजों को प्राप्त करने के लिए, खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह, इन सभी की जो उपलब्धता होती है और बने हुए माल को मंडी तक पहुंचाने बेचने के लिए, इन सभी की उपलब्धता आपके पास उद्योग धंधों से करवाई जाती है। तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। आइए अगले प्रश्न देखिए। हमारा प्रश्न 4 है। प्रश्न नंबर हमारे पास जो चौथा है वो क्वेश्चन है, भारत भारत का जूट उद्योग प्रश्न नंबर 4 है, भारत का जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 का हम आंसर जानते हैं तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं। दूसरे नंबर पर कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं। जूट की खेती पर व्यय बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है और विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौतियों के रूप में खड़ा हुआ है। तो जाहिर है विदेशी बाजार भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए सामने खड़ा हुआ है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। तो निम्नलिखित कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत में जो जूट उद्योग है वो निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये सारी समस्याएं थी आपके सामने, ये मैंने बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 है, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए उपायों को लिखिए।
लिखें। तो देखिए क्या नाम है, पर्यावरण उद्योगों को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपायों को बनाया गया। देखिए कौन से उपाय है वो। देखिए उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण होता है उसके कम करने की निम्नलिखित उपाय। प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो ध्वनि को कम करे, और नदियों के अंदर डायरेक्ट जो है केमिकल बनी वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहिए, मवेशी वगैरह को नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सभी का प्रबंध किया गया है आपके पास उद्योग धंधों द्वारा जो पर्यावरण होता है उसको बचाने के लिए। आइए प्रश्न 6 को देखते हैं। तो प्रश्न 6 है हमारे पास, औद्योगिकरण औद्योगिकरण और शहरीकरण औद्योगिकरण शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, स्पष्ट करें। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, इसको हम लिखित बातों से स्पष्ट कर सकते हैं। शहर उद्योगों को बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम सलाहकार, वित्तीय सलाहकार आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जबकि इसके अपोजिट में जो उद्योग होते हैं शहरों को निर्मित सामान, रोजगार, ऊर्जा आदि प्रदान करते हैं। तो जाहिर है कि व्यक्ति रोजगार के लिए शहरों की तरफ आता है, शहरों की तरफ क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे आपके डेवलप हो रहे हैं, और जब उद्योग धंधे जहाँ पर डेवलप हो रहे धीरे धीरे करके वहाँ पे आबादी बढ़ने लग जाती है, और वहाँ पर की आबादी जो है 50,000 से ऊपर हो जाती है, तो धीरे धीरे करके वो जो आपके पास औद्योगिकरण क्षेत्र था वो शहरीकरण क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जाहिर है दोनों एक दूसरे को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, दोनों का आधार एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो है औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हम कह सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी बोलिए कि बेस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन संजय सर के द्वारा किया जाता है। तो आप उनके चैनल हेलो शिक्षा को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को तुरंत जैसे ही आपके पास यहाँ पर से वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी सबसे पहले। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और उसका लाभ उठाइए। आपकी आगामी कुछ ही दिनों में परीक्षाएँ हैं, इतिहास की, सामाजिक विज्ञान की, चारों के चारों इतिहास आपके पास हो गए, नागरिक विज्ञान आपके पास हो गया, नागरिक सिविक्स हो गया, और आपके पास ज्योग्राफी हो गया, ये सभी के सभी भूगोल वगैरह आपके पास, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो आप इनमें बेस्ट जो है अपना प्रदर्शन कीजिए, मेरी वीडियोज़ को देखिए, आपको 100% तय बात है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और आपको बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन मेरे पास उपलब्ध है।